तो हम बात कर रहे थे लाप्लास संशोधन के बारे में, और हमने लाप्लास संशोधन पे एक फॉर्मूला बना लिया था कि भाई जो चाल होगी तरंग की, या ध्वनि की चाल बोल देते हैं, ज़्यादातर ध्वनि की चाल बोल देते हैं, ये होती है गामा आर टी बाई एम। ये किसी एक गैस के लिए है, और हमने विचार भी किया था कि भाई ये अगर एकल परमाणविक गैस है या बहुपरमाणविक गैस है या द्विपरमाणविक गैस है, तो उसका जो गामा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। यानी हमने इसका एक फॉर्मूला भी बना लिया था 1+2/f, जहाँ f क्या था, ये था स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। और इसमें इसकी स्वतंत्रता की कोटि जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है आपको काइनेटिक थ्योरी, यानी जो अणुगति सिद्धांत है, आपको वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी गैस की स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। और ये भी पता लग गया कि अगर स्वतंत्रता की कोटि बढ़ेगी, स्वतंत्रता की कोटि अगर बढ़ती है तो गामा का मान घटता है, यानी ध्वनि की चाल घटती है। तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी गैस में ध्वनि की चाल, अगर तुलना करना चाहें, कौन सी गैस में ध्वनि की चाल कम होगी, कौन सी गैस में ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे मान लीजिए ध्वनि की चाल किसी तापमान पर हीलियम में V1 है, H2 में V2 है, अमोनिया में V3 है। मतलब किसी तापमान पर यह ध्वनि की चाल है। हीलियम में कितनी है, V1 है। हाइड्रोजन गैस में कितनी है, V3 है। ठीक, तो चाल बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, चाल बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मतलब एक सिंपल सा सवाल जिससे ये अंदाज़ा हो जाए कि होना क्या है। अगर सवाल बन जाए मान लो किसी परीक्षा में, तो हम उलझ ना जाए वहाँ। खैर, अब देखिए मोनोएटॉमिक गैस ये है, तो इसका जो F है वो सबसे कम है। ये गैस डायटॉमिक है, तो इसका F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। और ये बहुपरमाणविक गैस है तो और बढ़ेगा। यानी अपन मान लें कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैसी होगी, तो F1 F3 सबसे बड़ा होगा, F2 उससे छोटा होगा, और F1 सबसे छोटा होगा। क्योंकि ये क्या है, एकल परमाणु, ये द्विक परमाणु है, डायाटॉमिक है, और ये बहुपरमाणु है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो बिल्कुल उल्टा कर देंगे चाल का मामला। यानी ये बढ़ता है तो गामा घटता है, गामा घटता है तो चाल भी घटती है ना, गामा के आधार पर। दूसरा फैक्टर है मोलर मास, यानी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के आधार पर अगर देखें, इसके आधार पे तो देख लिया हमने। अब दूसरी चीज़ होती क्या है, द्रव्यमान के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, अमोनिया का, M3 बड़ा है। फिर कौन आ गया, फिर आ जाएगा हीलियम, फिर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आ गया देखिए, यानी अमोनिया। द्रव्यमान ऐसे लिख देते हैं, M3 इसको मान लेते हैं, M3, फिर आ जाएगा M1, और फिर आ जाएगा M2। तो द्रव्यमान अगर बढ़ता है, यानी मोलर द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो चाल घटती है। तो जाहिर सी बात है कि एक फैक्टर ये भी आ गया यहाँ पे कि हम जान रहे हैं भाई बहुपरमाणविक गैसों का मोलर द्रव्यमान तुलनात्मक दृष्टि से अधिक ही होता है। तो एक फैक्टर ये आ गया कि साहब चाल इसके आधार पर देखा जाए तो घटती है, इसके आधार पर देखा जाए तो भी घटती है ना। यानी भारी गैसों में जो चाल है वो घटती है ना। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं इसको घटते हुए क्रम में लिखिए, तो कन्फ्यूजन जो खड़ा होगा
वो थोड़ा सा यहाँ खड़ा होगा बस। देखिए ये क्रम तो बिल्कुल क्लियर है, F1 है, F2 है, F3 है, इस क्रम में है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो उसका तरीका क्या होता है कि जो द्रव्यमान होते हैं उनको लगा कर हम देख लेते हैं। देखिए कैसे, हम कह रहे हैं V1 कितना हो जाएगा, RT M1 कितना है, हीलियम का है 4×10⁻⁻⁴। गामा इसका कितना है, अगर मोनो एटॉमिक देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो इसका है 5/3। ये हो गया हीलियम में। हाइड्रोजन की बात करें यानी V2 की बात करें, तो हाइड्रोजन का जो गामा होगा, यहाँ 5 लगाएंगे, 7/5 होगा। RT द्रव्यमान इसका 2 होगा। इनमें तुलना होगी। बाकी तो क्लियर है कि ये जो अमोनिया है इसका द्रव्यमान भी अधिक है और इसका गामा भी अधिक है। ठीक है, तो अब आई बात V3 की। अगर V3 को देख लें तो गामा ज़्यादा ही होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ज़्यादा नंबर है इसका। इसमें स्वतंत्रता की कोटि 5 से भी ज़्यादा है, हम उसे 6 मान लें, 7 मान लें, है ना, यहाँ रख के जो चाहे रख लें। ठीक है, तो गामा इसका ज़्यादा ही होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ गामा, इसको लिख देते हैं, ये गामा अमोनिया का है RT। ये वैल्यू देखिए बढ़ गई है ना। और इसका द्रव्यमान कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 और 3 17 होगा। तो कुल मिला के लगभग इतना हमने लगा दिया, द्रव्यमान जो है मान के लगा दिया हमने कि वही इतना होगा। तो यहाँ वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू घट गई, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ गई, ये घट गया और नीचे बढ़ गया, तो सबसे कम ही होना है। यानी V3 जो है वो सबसे कम ही होना है, ये बात पक्की है। अब इनमें देख लें कौन ज़्यादा है कौन कम है। देखिए 5/3 है, नीचे 4, यानी 5/12 है नीचे अगर देखा जाए तो। यहाँ 7/10 है, 5/12 है, यहाँ 7/10 है। तो यहाँ पर देखना 5/12 और 7/10, तो 5/12 और 7/10 में तुलना हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको गुणा कर देते हैं 12 से, इसको गुणा कर देते हैं 10 से, ताकि तुलना हो सके। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 12×7 84, नीचे हो गया दोनों के 120। तो ये नंबर बड़ा हो गया, 7/10 वाला नंबर बड़ा हो गया, यानी V2 जो है बड़ा हो गया, यानी ये वैल्यू बड़ी हो रही है। V2 पे कौन है, हाइड्रोजन है। यानी इस कंसेप्ट के हिसाब से जो है V2 बड़ा हो गया V1 से, है ना। तो देखो तुलना इस बेसिस पे होती है, यानी तुलना जब करते हैं मोलर द्रव्यमान और स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर सोच समझ के करते हैं, उसमें दोनों फैक्टर आपके शामिल रहते हैं। क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। तो कहीं कोई सवाल आ जाए, मान लो जेई में आया हुआ हो, नीट में आया हुआ हो, या और कहीं आप पढ़ रहे हो, तो अब ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, आपने आराम से इस बात को समझ लिया है। ठीक, चलिए इसी में अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर गैसों का मिश्रण हो, गैसों के मिश्रण में तरंग की या ध्वनि की चाल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के लिहाज से, और बुक के अंदर ये लगा हुआ नहीं है। यानी बुक में हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन कंपटीशन में इस पे सवाल बनता है, गैसों के मिश्रण में ध्वनि की चाल, है ना। तो इसको लिख लीजिए। गैसों के मिश्रण में ध्वनि की चाल। चैप्टर बहुत बढ़िया है ये, अगर समझ में आ जाए थोड़ा थोड़ा सा। स्पीड ऑफ साउंड इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास दो गैसें हैं, माना दो गैस ए तथा बी के मोल Na एवं Nb मिश्रण में है। तो मिश्रण का मोलर द्रव्यमान
मिश्रण का मोलर द्रव्यमान। तो मिश्रण का मोलर द्रव्यमान जो होता है m, वो होता है Na Nb Mb बटे Na प्लस Nb। यानी बिल्कुल वैसा ही फंडा है ये, जैसे आप हिस्सों में किसी प्रभाव को बांटते हैं, आंशिक दाब जब आप निकालते हैं, उस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो मिश्रण का जो मोलर द्रव्यमान बनता है वो नंबर ऑफ मोल ए का मोलर द्रव्यमान, नंबर ऑफ मोल बी का मोलर द्रव्यमान, एन और मोलों की टोटल संख्या। अब आया मिश्रण का गामा। मिश्रण का गामा ये वाला, ये कितना होगा? तो ये भी यही होगा, एन ए गामा ए एन बी गामा बी और एन ए प्लस एन बी। ये है मिश्रण का गामा, यानी जो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है Cp/Cv। अगर मिश्रण के लिए निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल एक गैस, नंबर ऑफ मोल दूसरी गैस और मोलों की संख्या। ठीक, अब यहाँ कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इस पे मैं एक उदाहरण लूँगा बाद में ताकि ये वैल्यू ठीक ठीक लग जाए। तो मिश्रण में ध्वनि की चाल V कितनी हो जाएगी? गामा RT/m, ये वाली चीज़ आ जाएगी। देखिए, तो मिश्रण का गामा बड़ा सा कर लें इस वर्गमूल को, ये है Na गामा ए और Nb गामा बी अपॉन Na प्लस Nb, ये है, और ये RT हुआ। और मिश्रण का मोलर द्रव्यमान Na Ma Nb Mb Na प्लस Nb, ये है। तो यहाँ से ये जो नंबर है देखिए बिल्कुल साथ साथ में कट रहा है, तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो गया ऐसे, Na गामा ए Nb गामा बी RT और Na Ma और Nb Mb, यह है मिश्रण में चाल। अगर दो गैसों का मिश्रण है तो ये फार्मूला है, और अगर तीन का है तो तीन पे सवाल बनता नहीं है। तीन गैसों पे सवाल बनता ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कोई, फार्मूला तीन पे भी लग जाएगा। यहाँ कर देंगे Na N1 गामा 1 N2 गामा 2 N3 गामा 3 N1 प्लस N2 N2 जोड़ लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, ये तो सिंपल सा फार्मूला है। N1 A1 N2 A2 N3 A3। तो जो कंसेप्ट होता है हमारा N1 गामा 1 N2 गामा 2 N3 गामा 3, नीचे मोलों की संख्या N1 प्लस N2 प्लस, सिंपल सी बात है। द्रव्यमान भी ऐसे ही लगा लो, चाहे तीन गैसें हों, पर बेसिकली तीन पे सवाल बनता नहीं, दो पर ही सवाल बनता है। तो हमारे पास दो गैसों का अगर मिक्सचर है तो उसमें ये फॉर्मूला डन हो गया। अब इसके आधार पर एक उदाहरण मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो करिए, है ना। एक एग्जाम्पल मैं लूँगा इसके आधार पर। सबसे पहले मैं लेता हूँ एग्जाम्पल में कि भाई तापमान जो है वो 300 केल्विन है, Na 2 मोल है, Na के 2 मोल हैं, और ये हीलियम गैस है ऐसे, और Nb के 3 मोल हैं, और ये हाइड्रोजन गैस है ऐसे। और ये क्या है? ये मिश्रण है, इनका दोनों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम का। तो इसमें जो चाल होगी ध्वनि की वो क्या होगी? तो ये फॉर्मूला यहाँ फिट करना है, ज़रा देख लें एक बार।
ए, इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। तो देखिए पहले में 2 मोल है गामा, इसका कितना बनेगा, मोनो एटॉमिक गैस है, इसका गामा क्या बनेगा, इसका गामा क्या बनता है 1+2/3 के हिसाब से, 1+2/f के हिसाब से, क्योंकि जो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैस की, वो 3 है, तो 5/3 है ना। तो पहला मोल क्या है 2, छोड़ दो इसको, ज़रूरत नहीं है इसकी यहाँ लिखने की। पहला मोल कितना है 2, और ये हो गया 5/3 इसका गामा प्लस। दूसरा मोल 3 है, इसका गामा होता है 7/5, ये हो गया, ये आ गया, ये हो गया आर। टेम्परेचर हो गया 300। नीचे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। पहला मोल कितना है 2, मोलर द्रव्यमान हीलियम का 4 है, तो 4 × 10⁻³ ये वैल्यू किलोग्राम में लगेगी, ध्यान रखना। इसके बाद 3 मोल हैं हाइड्रोजन का, 2 होता है, तो 2 × 10⁻³ ये हो गया, ये आ गया। आर का मान रखेंगे, इन नंबर को हल करेंगे, ठीक, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो आपने देख लिया, इतना बहुत है, ज़रूरी नहीं है इस गुणा को हम हल करें, वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ हमें आगे बढ़ना होता है, आगे भी तो चलना है, आगे की यात्रा भी तो करनी है। खैर, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कंपटीशन के लिए, कि मिश्रण में ध्वनि की चाल किस प्रकार तय की जाती है। इसमें एक कंसेप्ट है, एक चीज़ है इसमें जो उलझ जाती है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर आप गामा निकालते हैं, है ना। अगर आपको नहीं दिया गया, दे दिया तो बढ़िया बात है ना। तो वो आपको थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में जाके थोड़ा देखना होता है और याद ही करना होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक की 3 होती है, डायटोमिक की 5 होती है, और अगर पॉलीएटॉमिक है, बहुपरमाणविक गैस है, तो 5 से ज़्यादा होती है, 6 होती है, 7 होती है, वो आपको दे रखी होती है वहाँ पे। हमारे लिए जानकारी में होनी चाहिए। एकल परमाणविक गैस की वो 3 होती है, बहुपरमाणविक गैस की 5 होती है। एकल परमाणविक गैस का गामा 5/3 होता है, बहुपरमाणविक का 7/5 होता है। तो ये फिक्स है, हमारा सवाल एकल परमाणु या बहुपरमाणु सॉरी द्विक परमाणु पर ही, यानी मोनोएटॉमिक या डायटोमिक पर ही बनता है। इससे ज़्यादा हमारा सवाल बाहर जाता भी नहीं, यानी हमारे सवाल के लिए जो उदाहरण लिखा हुआ है ये पर्याप्त है। अगर हमें पता है तो इतनी से बात हमारी बात बन जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शाबाश। अब आता है कि फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न क्या है, फॉर्मूले में क्या कन्फ्यूज़न है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि ध्वनि की चाल के लिए इन्होंने कहा है कि गामा RT/m, ये बेसिक सा फॉर्मूला है। गामा क्या है, कैसे है, टेम्परेचर तापमान केल्विन में है, मोलर द्रव्यमान किलोग्राम में, क्लियर है। तो ये कहते हैं यदि किसी गैस का दाब बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्या उसमें ध्वनि की चाल प्रभावित होगी। ये इनका सवाल है, एक कंसेप्ट है। भाई यदि किसी गैस का दाब बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्या उसमें ध्वनि की चाल प्रभावित होगी। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि साहब ध्वनि की चाल, क्या कह रहे हैं, ध्वनि की चाल V, ये है समानुपाती तापमान। किस पर निर्भर है, तापमान पे। तो यहाँ लिखते हैं यदि गैस का ताप बदलता है तो ही ध्वनि की चाल बदलती है, ध्वनि की
चाल बदलती है। बदलती है। अन्यथा चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बहुत सोचने की है कि मान लीजिए हमें कंफ्यूज करते हैं कि साहब एक गैस का दाब 2 गुना हो गया है, एक गैस का दाब जो है वो 2 गुना हो गया है, तो उसकी चाल कितने गुना हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो हमारा जवाब होगा कि दाब से सुनिश्चित नहीं कर सकते। दाब के आधार पर हम नहीं बता सकते कि उसमें चाल ध्वनि की बढ़ेगी या घटेगी। हमें पहुंचना पड़ेगा उसके तापमान तक, उसका तापमान बदला या नहीं बदला। तापमान बदलने की जानकारी जो है हमारे पास आदर्श गैस समीकरण से आएगी या अन्य जानकारियों के आधार पर आएगी। सिर्फ दाब बढ़ाने या घटाने से यह तय नहीं किया जा सकता कि गैस का तापमान बदला होगा कि नहीं बदला होगा। ठीक, तो इस सवाल में अगर इस तरह के कन्फ्यूजन किए जाएं कि साहब आयतन आधा कर दिया, दाब डबल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इन सारी चीज़ों के आधार पर अगर ये तय हो सके, अगर ये सुनिश्चित किया जा सके कि तापमान में क्या हुआ, तापमान बढ़ा कि घटा, तो हम बता सकते हैं कि ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी दाब पर या आयतन पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती, इस पर निर्भर करती है तापमान पर। तापमान का फलन है ध्वनि की चाल, केवल तापमान का फलन है। चलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अगले टॉपिक पे आएंगे, अगली बात करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया। ध्वनि की चाल कैसे प्रभावित होगी, किस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे, ये सारी बातें आपने फाइनल कर ली। कोई भी सवाल इस पर जो आधारित है वो तय किया जा सकता है। इसमें काम है थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स का। अब मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। अब आ गया 15.5 तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जरा एनसीईआरटी में देखें, 15.5 तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पेज नंबर तो कुछ भी होगा, पेज नंबर तो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी हम लिख देते हैं तरंगों 15.5 का अध्यारोपण। तो अध्यारोपण का मतलब होता है कि कोई अस्तित्व लीन होता हो, यानी अस्तित्व एक दूसरे में विलीन होते हैं और कोई नई चीज़ बनती हो, कुछ घटता हो, कुछ बढ़ता हो। बेसिकली ये सारा कंसेप्ट है ऊर्जा पर, है ना। मतलब ऊर्जाएं बढ़ जाती है, ऊर्जाएं घट जाती है। तो अध्यारोपण के लिए ज़रूरी होता है, अगर हम अध्यारोपण का अध्ययन करते हैं तो हमारे सिलेबस में या हमारे पाठ्यक्रम में एक चीज़ होता है कि साहब जो आवृत्ति है, तरंग की आवृत्ति, यदि 2 तरंगों की आवृत्तियाँ समान हैं, यदि 2 तरंगों की आवृत्तियाँ समान हैं तथा आयाम भिन्न या समान हैं, दोनों में प्रारंभिक कलाएं हैं अथवा नहीं हैं, तो तरंगों का अध्यारोपण एक परिणामी तरंग बताता है। ये कंसेप्ट है इसके अंदर। क्या, एक बार फिर पढ़ लें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है
कि यदि दो तरंगों की आवृत्तियाँ समान हैं तो बेटा एक ही शर्त आई है, सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि यह जो कंडीशन है वो केवल एक है, इतनी सी कंडीशन है बस, वही आवृत्ति समान है। उसके बाद का आयाम समान है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके आयाम भिन्न है या समान है। प्रारंभिक कला दोनों में है या एक में है उनमें से, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो अध्यारोपण के लिए ज़रूरी जो शर्त है, कुछ प्राप्त करना है हमें, तो क्या कर दें, आवृत्तियाँ समान है। अध्यारोपण आवृत्तियाँ अगर समान नहीं भी हैं तब भी होता है, अध्यारोपण तब भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यारोपण का मतलब तो यही है कि दो तरंगे या दो से ज़्यादा तरंगे मिल गई, दो तरंगे या दो से ज़्यादा तरंगे मिल गई, ये है अध्यारोपण का मतलब। परिणाम में जो आया वो सदिश योगफल के रूप में बताया जाता है, यानी जैसे वेक्टर को जोड़ते हैं, वेक्टरों को जोड़ना और एक परिणामी वेक्टर निकालना, है ना, यही है फिजिक्स में अध्यारोपण। ध्यान देंगे आप इस बात पर कि वेक्टरों को जोड़ना और एक परिणामी वेक्टर निकालना, इसी में क्या है, फिजिक्स में बस यही अध्यारोपण है और कुछ नहीं। इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ेंगे तो पता चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। हाँ, तो यहाँ माना दो तरंगें y1 a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बिंदु पर परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का समीकरण कैसा होगा, ये बात हमें समझनी है कि दो तरंगें आ रही हैं, है ना, और यहाँ पर देखा गया कि उनके चलने की जो दिशा है वो भी एक ही जैसी है, ओमेगा एक जैसा है, आयाम अलग अलग हैं, एक में प्रारंभिक कला यानी कलांतर जो भी कहते हैं वो फाई है, एक में नहीं है। तो फॉर्मूला बनाने का एक तरीका है ये, हम चाहें तो दोनों में फाई 1 फाई 2 ले सकते हैं। भाई फाई हमने इसमें ले लिया, इसमें नहीं लिया, है ना, हम चाहें तो दोनों में ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे तो यहाँ क्या बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं फाई 1 और इसे क्या बना सकते हैं फाई 2, ऐसा भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर लेते हैं, एक में लिया एक में नहीं लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो बनेगा फार्मूले में दोनों में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस होकर आएगा। देखिए चलिए, तो परिणामी तरंग का समीकरण कैसा होगा, y1 प्लस y2, ओके, ऐसे हो गया। देखिए अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो a1 है और a2 है ये अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉमन नहीं हो सकता। तो इसे निकालने का एक तरीका है हमारे पास, भाई अगर हम इन्हें जोड़ लें, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 और a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तो फार्मूला गणित का कोई सीधे सीधे इस पर लगता नहीं है, गणित का जो फार्मूला है इस पर सीधे सीधे काम नहीं करता है। ओके, तो क्या करें हम कि परिणामी आयाम हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम अब ऐसे निकालते हैं। तो a में जो cos फाई 1 है या sin फाई 1 है ना, हम देखते हैं इस अक्ष के ऊपर। अब a में और इस अक्ष में यह एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं हम a1 cos फाई 1, एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसी के साथ लगी होती है a2 cos फाई 2, और इन दोनों में जो अंतर होता है कोण का वो कितना होता है, वो होता है फाई, और फाई होता है फाई 1 माइनस फाई 2 या
फाइव टू माइनस फाइव वन। इसे फाइव को कह रहे हैं हम ऐसा, मतलब अंतर देखा जाता है खाली। थोड़ी देर के लिए हम देख लें कि यहाँ कोई कोण बना हुआ है फाइव वन, दूसरा कोण क्या है फाइव टू, तो दोनों का डिफरेंस जो है फाइव वन माइनस फाइव टू। ये ऐसे भी दिख जाता है, मान लीजिए ये तरंग बना रहे हैं, यहाँ बना लिया मान लो फाइव वन, और यहाँ बना लिया मान लो पूरा कोण ये बना लिया मान लो फाइव टू। देखो यहाँ कितना बनाया फाइव वन, यहाँ बना लिया फाइव टू, ये कोण कितना हो जाएगा, यहाँ जो दोनों में अंतर पड़ेगा वो कितना होगा, ये वाला है ना, इधर देखना है ये वाला कितना होगा, तो ये होगा फाइव, साफ दिख रहा है, फाइव वन माइनस फाइव टू होगा। तो दोनों की कलाओं का अंतर जो है वो काम करता है। मैथमेटिकली ये कैसे ड्राइव होगा ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है ना, ये आता है मामला। अच्छा, दूसरी तरफ जब हम इसके घटक देखते हैं, कॉस फाइव वाला है तो एक साइन फाइव वाला भी होता है ना, एक कॉस फाइव वाला है एक साइन फाइव वाला भी होता है, यानी ए साइन फाइव वन ए साइन फाइव टू, इस तरह के हो जाते हैं। तो इस तरफ जो घटक आते हैं, देखो इस तरफ जो घटक आते हैं, इधर से बना लें, कॉस फाइव वाले आ गए इस तरफ, तो एक तरफ कॉस फाइव वाले बनते चल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बनते हैं साइन फाइव वाले। मान लो देखो ऐसे देखें, मान लो ये ए वन है और ये फाइव वन है, तो इधर कौन बनेगा ए वन कॉस फाइव वन, इधर कौन बनेगा ए वन साइन फाइव वन, दो घटक होंगे। ऐसे ही ए टू वाले के भी होंगे, तो इस तरफ जो जुड़ेंगे वो कौन से जुड़ेंगे, इस एक्सिस पे कॉस वाले, इधर कौन जुड़ेंगे साइन वाले। तो कुल मिला के जब हम दोनों घटकों को जोड़ेंगे पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से, तो एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास वेक्टर एडिशन वाला, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, जो तुमने चौथे चैप्टर में पढ़ा है ना। तो उसमें उसके हिसाब से वैल्यू आती है परिणामी आयाम ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर। कोई पूछेगा नहीं इसके डेरिवेशन को, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भाई हम उसे समझाएं, और यहाँ हम कर देते हैं फाइव कॉस फाइव, ये है परिणामी आयाम। और जो फाइव है वो है फाइव टू माइनस फाइव वन, या फाइव क्या है फाइव वन माइनस फाइव टू, मतलब दोनों का केवल अंतर है। यहाँ पे क्या लगना है, केवल अंतर लगना है ए वन ए टू। ये परिणामी आयाम है इस पूरे तरंग का। ठीक, इसके बाद एज इट इज, अगर यहाँ साइन है यहाँ साइन है, तो साइन में ही प्राप्त होने वाली एक वेव आ जाती है, और उसी के हिसाब से उसमें आगे कलांतर भी या डिफरेंस भी आ जाता है। तो डिफरेंस में जो चीज़ आ रही है ये वाली है ना, इसका आधा होके आता है, जो फेज डिफरेंस है वो आधा होके आता है। ठीक, उसके बाद ये टर्म आयाम में आ जाती है। चलिए, अब थोड़ा सा ये तो हमने देख लिया कि इससे ज़्यादा हम यहाँ नहीं पकड़ रहे हैं, इतनी बात पकड़ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ, यानी A1 और A2 को बराबर कर दूँ, तो किस तरह की तरंग आती है, जो कि NCERT फाइनल कर रही है, बता रही है। फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं कर रहा हूँ दोनों को बराबर, A1 और A2 दोनों बराबर हैं। मान लिया कि भाई दोनों के आयाम बराबर हैं, तो तरंग कैसी है, तरंग का रूप देखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हालांकि तरंग का रूप जो भी यहाँ से मिलेगा A1 A2 अलग अलग है, तब भी वही रहेगा, है ना। तो तरंग कैसी है वो देख रहे हैं। तो ए कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव वन प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव टू। ये केवल आपको दिखाने के लिए है, बेसिकली इसका डेरिवेशन कहीं आता नहीं है, ये बस कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके लिए है। परिणामी आयाम का फार्मूला नीचे बना दिया, वो आगे काम आएगा कहीं पे तो लगाएंगे उसको, है ना। तो साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा ले, तो यह होगा 2a साइन ए प्लस बी बाई टू। तो जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो और 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा के एक्स प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू बाई टू, ऐसा बन जाएगा। देखो ये पूरा जो नंबर है ये क्या हो गया ए, और ये पूरा यहाँ से मिला ये कोण में ये क्या मिल गया बी, तो a प्लस बी बटा 2। तो इसको इसमें जोड़ा तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा
माइनस 2kx हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये तो 2 हो गए, तो बटे में 2 होगा तो 2 कट जाएगा इसमें से, ये आ गया। इसके बाद आएगा कॉस गुना में, देखिए इसमें से ये घटेगा, तो ये हो गया 5(1) माइनस 5(2) बाई 2, है ना। अब देखो 2a, ये जो कॉस वाला पद है इसको इधर कर लो, कॉस 5(1) माइनस 5(2) बाई 2, और साइन वाला जो कहते हो लिख दो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5(1) प्लस 5(2) बाई 2। तो ये जो चीज़ आ रही है y, ये आ रही है परिणामी तरंग। इसको ध्यान से देखिए एक बार, ये परिणामी तरंग है। तो परिणामी तरंग के अंदर जो चीज़ आ रही है, जो तरंग के गुण को बताती है, वो ये है, ये वाली चीज़ है। देखो इतना हिस्सा तरंग के गुण को बता रहा है, यानी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पर क्या आ रहा है 5(1) प्लस 5(2) बाई 2, मानी कोई फेज बन के आ रही है। जो पहले थी, एक में 5(1) थी, एक में 5(2) थी, वो जोड़ दिए गए दोनों और उसका आधा कर दिया, ये फेज आ रहा है इसमें तरंग में। दूसरी बात, आयाम की जगह पे जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है, ये है इसका आयाम 2a cos 5(1) माइनस 5(2) बाई 2, ये इसका आयाम है, जो कि पहले हमने बताया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5(1) माइनस 5(2), वो चीज़ आ रही थी ना। तो ये यहाँ से बन के आ रहा है, यानी आयाम अगर बराबर कर दें तो परिणामी आयाम ये आएगा। समझ रहे बात को, अगर दोनों के आयाम बराबर कर दें तो वैल्यू इतनी आती है। और अगर हम इससे डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, मान लीजिए इस चीज़ को, तो हमारे पास पुराना फार्मूला है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5(1) माइनस 5(2) वाला हमारे पास फार्मूला है। फाइव हम जिसे लिख रहे थे, 5(1) माइनस 5(2) को हम क्या लिख रहे हैं, फाइव लिख रहे हैं, यानी कलांतर, कलांतरों का अंतर जो है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, उस वहाँ से निकाल लो। अगर आयाम समान है तो यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। आयाम अलग अलग हैं तो वहाँ से निकाल लेते हैं, a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि हाँ ये गड़बड़ करेगा, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इस पर एक एग्जाम्पल लूँगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपके लिए 2 सवाल लिखूँगा दरअसल, ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। यहाँ मैं लिखूँगा एग्जाम्पल 1 और एक मैं लिखूँगा एग्जाम्पल 2, इन दोनों को समझिएगा। यहाँ पर मैंने कहा a1 जो है वो 3 है, a2 जो है वो 4 है, 5(1) 0 है, 5(2) 90 है, ये मैंने लिख दिया। यानी 2 तरंग हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, 5(1) क्या है 0 है, 5(2) कितना है 90 है, a1 कितना है, यहाँ a1 लगेगा, एक तरंग में वो 3 है, एक का दूसरे का 4 है। ठीक, तो ये कह रहे हैं परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए, परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, जेईई नीट के लेवल का तुम्हारा सवाल है, सीधे आ जाते हैं इस तरह के सवाल। इस चैप्टर में से 2 सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं नीट में, दोलन और तरंगे में से नीट में 3 आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, क्योंकि नीट में आते हैं 45 सवाल। जेईई मेन में 2 सवाल पक्के हैं आपके। ठीक, दूसरे में क्या कहा कि a1 बराबर 3, a2 बराबर 3, 5(1) बराबर 30 डिग्री, 5(2) बराबर 120 डिग्री, ऐसा होगा। देखिए ये वाली चीज़ है। ठीक, लेकिन इसका आधा भी तो होना चाहिए। अब 30 में से कितना बचा देंगे, 120, 90, 90 का आधा 45, ठीक है हो जाएगा, ओके डन। ये हो गया। तो ये डाटा मैंने दिया, तो यहाँ कह रहे हैं परिणामी आयाम, परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए।
तो सवाल इन्होंने यहाँ पे भी यही खड़ा कर दिया। अब ज़रा देखें एक बार होगा कैसे। तो परिणामी आयाम का फॉर्मूला लगा लें आप एक बार। ओके, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 1 का देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे आप, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 कॉस 5 1 माइनस 5 2। ये फॉर्मूला परिणामी आयाम का है जब आयाम अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया a1 कितना है 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 2 3 4 कॉस 0 माइनस 90। ये होगा, देखिए ऐसे ये आ गया। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये 3 दूनी 6 चौक 24 कॉस 90, ऐसा हो गया। देखिए अब यहाँ पर चाहे 0 माइनस 90 हो या 90 माइनस 0 हो, 90 ही लगेगा। कॉस में माइनस नहीं होता अंदर, वो प्लस ही हो जाता है। ये भी ध्यान देने की बात है। तो कंफ्यूज ना हो कि सर यहाँ पे तो 90 माइनस का आ गया, कॉस 90 ही होता है। कॉस 90 का मान कितना हुआ 0 हो गया। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये हो गया 5। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल 2 को देख लें एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लें। तो इसमें फार्मूला दूसरा भी काम कर सकता है, ये वाला भी काम कर सकता है। अब इसी फार्मूले से कर लें पहले। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 3, दोनों 3 3 है ना, कॉस 120 माइनस 30, तो ये 90 हो गया। ये लो, और इसका वर्गमूल हो गया, ये आ गया। देखो a, तो a कितना हो रहा है 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आ गया भाई। ये तो 90 हो गया, 0 कर देगा इसको, तो ये हो गया 3 वर्गमूल 2। ये आंसर हो गया, यानी इसी फॉर्मूले से लगा दिया मैंने। अब आती है बात दूसरे फॉर्मूले की। साहब इसको तो हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था उसको पकड़ना, जरा ऊपर वाले को मिटा दें, ये समझ में आ गया आपकी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास a परिणामी को AR लिख दें, 2a कॉस 5 1 माइनस 5 2 बाई 2, ये फॉर्मूला था दूसरा। तो 2a 3 है, कॉस 120 में से 30 गया तो 90, तो 90/2 हो गया। तो ये हो गया 2 गुना 3, ये बन गया कॉस 45। कॉस 45 का मान क्या हो गया 1/√2। तो वर्गमूल 2 और 2 के साथ फिट कर दें तो ये बन गया 3 वर्गमूल 2, ये बन गया आंसर। तो यानी ये फार्मूला वो है जो समान आयामों के लिए काम कर देता है ना, कंसेप्ट क्लियर। और ये फार्मूला वो है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस, जो सबके लिए काम करता है। तो कंपटीशन के लिए ये मेथड, ये फार्मूला बेटर है, क्योंकि आयाम अलग अलग भी आ सकते हैं पेपर में, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश।